वेलकम टू वानी क्लासेस। आज हम जो जनरल साइंस का लेक्चर पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 4, उसमें हम सर्कुलर और प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ओके, तो अब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। तो सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन होता है जहाँ पे क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट मान लो हमारे पास क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ के थ्रू चल रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है सर्कुलर पाथ के थ्रू चल रहा है, उसमें एक सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, और इस सेंटर पॉइंट से जो भी पेरिफेरी पे जिस पे वो चल रहा होगा वहाँ का डिस्टेंस जो होगा सेम होगा, जिसको हम रेडियस बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो वहीं पे अगर हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो सर जैसे हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन होता था जिसमें इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होता था इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वैसा ही है कि यहाँ पे जैसे हम इक्वल अगर डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन सर्कुलर मोशन, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, हमारे पास जो स्पीड होती है ना, मतलब कि जो मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का, ठीक है, वो क्या होता है थ्रू आउट सेम रहता है, बट हमारे पास जो डायरेक्शन होती है वो क्या हो जाती है, वो चेंज होती रहती है एट एवरी पॉइंट। ठीक है, तो डायरेक्शन हमारे पास चेंज होती रहती है, तो इसलिए बोलते हैं कि वेलोसिटी में जो है वो चेंज आ रहा है, और इस सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो नहीं होती है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम बात करें रोटेशनल मोशन की, तो रोटेशनल मोशन में हमारे पास क्या होता है, एक एक्सिस होती है। ठीक है, एक्सिस के अराउंड ही हमारे पास जो मोशन होता है वो होता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एग्जांपल के तौर पे हम ले लें फैन की बात करें, तो वहाँ पे रोटेशनल मोशन होता है, रोटेट कर रही कोई चीज़ एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग। अगर हम पॉटर्स व्हील की बात करें, जहाँ पे हमारे पास मिट्टी के जो भी बर्तन वगैरह बनते हैं, ठीक है, मिट्टी के जो भी बर्तन बनते हैं, तो उसमें आप देखोगे, तो अगर आपने कहीं देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि वो वहाँ पे भी एक एक्सिस होती है जिसके अराउंड वो पूरा व्हील रोटेट कर रहा होता है एक एक्सिस के अराउंड, और उसके ऊपर हमारे पूरे बर्तन बनते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे हमने समझाने की कोशिश की है। और उसके बाद हमारे पास अगर बात करें सर्कुलर मोशन की एग्जांपल, तो जो जितनी भी सैटेलाइट्स हैं किसी भी प्लेनेट के ऊपर, ठीक है, तो वो, ठीक है, वो जितनी भी घूम रही है वो एक रोटेट कर रही है। ठीक है, वो सर्कुलर मोशन में, सॉरी। ठीक है, तो मून जो है, मून भी हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर मोशन में है अराउंड द अर्थ। ठीक है, अगर हम अभी इसके बाद बात करेंगे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। ठीक है, तो उसको समझने से पहले हम क्या करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा जान लेंगे, क्योंकि ये आगे हमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर हम एक सर्कुलर पाथ की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास जब हमारे पास सर्कुलर पाथ होगा, तो मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे था, और यहाँ से जब वो मूव करके इस पॉइंट पे चला गया, तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, तो उसको डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं मान लो एस। ठीक है, तो वो जो एस है इसी को हम क्या बोल सकते हैं, आर्क लेंथ बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो अगर इसका सेंटर से हम देखेंगे तो कुछ एंगल पे ये मूव किया होगा, जो ये एंगल है ना, थीटा एंगल, इसी को हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या है, एक एंगल है, और इसकी जो डिस्टेंस, इसके यूनिट जो होते हैं वो रेडियन होते हैं। ठीक है, क्योंकि एंगल के यूनिट जो हम लेते हैं वो रेडियन होते हैं, ऐसा यूनिट्स। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम मैं इसकी बात करूंगा कि ये किसके इक्वल होगा, तो ये जो इसके सामने जो आर्क लेंथ है एस, उसको डिवाइड कर लें अगर हम आर्क के साथ, तो वो हमारे पास क्या दे देगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी की और लीनियर वेलोसिटी की, तो लीनियर वेलोसिटी जो होती है हमारे पास वो क्या होती है, हमें पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, तो डिस्टेंस किसके इक्वल है मेरे पास, एस आर इंटू डेल्टा। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, एस इक्वल्स टू आर इंटू डेल्टा। ठीक है, तो अगर मैं इसको पुट करूँगा, तो वहाँ पे मुझे v का जो लीनियर वेलोसिटी है और एक एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, थीटा अपान, थीटा इज व्हाट, थीटा इज हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर अपॉन टाइम लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो थीटा अपॉन टी को मैं बोल दूंगा ओमेगा। ओमेगा जो है हमारे पास वो है एंगुलर वेलोसिटी, और ये जो v जो होगा वो होगा ओमेगा, ओमेगा इंटू आर। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें हमें मिल गई हैं, क्या s और v का रिलेशन जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे, तो हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन आता है वो होता है
अल्फा। और अल्फा को अगर मैं बोलूँ तो अल्फा क्या है, एक्चुअली एक्सेलरेशन इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी। तो जब हम एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहे होंगे तो वहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी तीन तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है कि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा, ठीक है, और दूसरा होगा कि चेंज इन डायरेक्शन होगा, तब भी वेलोसिटी चेंज होगी, और तीसरी अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये जो अल्फा है इसको मैं बोल सकता हूँ ओमेगा अपॉन टी। ओमेगा क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टी, ठीक है। तो ओमेगा, ओमेगा की जगह पे मैं यहाँ पे डेल ओमेगा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं डेल ओमेगा भी लिख सकता हूँ, जिससे मुझे पता चलेगा क्या, कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डेल टी टाइम, ठीक है, चेंज इन टाइम। तो कुछ एक इंटरवल के लिए मेरे पास जो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी जो हो रहा है वो बताएगा मुझे अल्फा। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। और इसका रिलेशन होता है जैसे हमारे पास एस इक्वल्स टू आर डेल्टा था, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा था, और ए जो होता है लीनियर एक्सेलरेशन जो होती है वो क्या हमारे पास होगा, इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। ये तीन चीज़ें होगी यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, इट इज़ एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन सेंट्रीपिटल एसिलेशन। तो सेंट्रीपिटल एसिलेशन जो होती है वो होती है v अपॉन आर स्केयर। तो ये कब होती है, जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा और यूनिफॉर्म मोशन में होगा। यूनिफॉर्म मोशन में मतलब क्या, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो सिर्फ और सिर्फ चेंज किसकी वजह से होगी, डायरेक्शन चेंज की वजह से, ठीक है। तो चेंज इन डायरेक्शन की वजह से जो एसेलेशन उसमें आएगी, ठीक है, उसको बोलेंगे हम एसेलेशन, सेंट्रीपिटल एसलेशन। तो वो सेंट्रीपिटल एसलेशन क्या करेगी, एक फोर्स एक्सर्ट करेगी किस पे, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा सर्कुलर पाथ पे, ताकि वो क्या करे, अंदर की तरफ खिंचा हुआ है, ठीक है। तो अंदर की तरफ उसको सेंटर की तरफ एक खिंचाव लगे अलोंग द रेडियस, ठीक है। अलोंग द रेडियस अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है फोर्स लग रही है अंदर की तरफ, तो उस फोर्स को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो चेंज इन डायरेक्शन इज लीडिंग टू द एसलेशन, एंड एसलेशन जो है वो क्या कर रही है हमारे पास, ये जो एसलेशन है वो क्या कर रही है, वो ये एसलेशन कौन सी, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये समझने की कोशिश की, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अगर मेरे पास पता है तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन की से बोलूँ तो मैं फोर्स इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, ठीक है। तो फोर्स जो होती है वो क्या करती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो मेरे को पता है कि फोर्स जो है क्या हो जाएगी सेंट्रीपिटल की, एम इंटू ए सी, ठीक है। तो ए सी की जगह पे मैं वी स्केयर अपान आर लिखूंगा। देखो वी स्केयर अपान आर जो कहाँ से आया है, इसके लिए एक डेरिवेशन है, आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये याद रख लेना कि एफ इंटू सी, एफ सी इज इक्वल्स टू एम अपान वी स्केयर बाई आर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो आप, v को मैं रिलेट कर सकता हूँ किसके साथ, एंगुलर वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी का मैं यहाँ पे फॉर्मूला अगर मैं डालूँ, ठीक है, तो यहाँ पे v की जगह पे मैं आर डब्ल्यू आर ओमेगा लिखूँ, तो यहाँ पे एम आर ओमेगा स्केयर हमारे पास एक और इसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो आपको कभी पूछा होगा तो आप इन दोनों में से किसी को भी यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे हमने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअली एक वर्चुअल फोर्स है, मतलब कि रियल में ये होती नहीं है, बट हम इसको ऐसा बोलते हैं कि जैसे, मतलब ये रियलिटी में हम इसको बोल सकते हैं, बट ये वर्चुअल फोर्स है। ये क्या करती है, जब हमारे पास कोई सर्कुलर पाथ होता है ना, सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो वो अंदर की तरफ खींच रहा होगा, ठीक है। जैसे ही वो क्या करेगा, वो सर्कुलर पाथ छोड़ेगा, या फिर वो उसकी सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स जो उसको अंदर की तरफ खींच रही थी वो छोड़ेगा, तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, बाहर की तरफ खींचा हुआ आएगा। वो बाहर की तरफ किस फोर्स की वजह से खींचा हुआ आएगा, वही फोर्स को बोलेंगे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और एक्चुअली ये क्या है, एक बैलेंस फोर्स है, ठीक है। तो ये क्या है, एक बैलेंस फोर्स है जो कि सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स में बैलेंस जो है वो इसकी वजह से है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो इसकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, तो आपने दूध में से जब मलाई अलग करनी होती है, तो आपने देखा होगा कि जब आप उसको मिक्स करने की कोशिश करते हो तो क्या होता है कि क्रीम जो होती है वो साइड पे चली जाती है। वो साइड पे क्यों जाती है, क्योंकि जो आपके पास एक फोर्स जो एक्ट कर रही होती है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो उसको साइड पे पेरिफेरी पे लेके चली जाती है, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। अगर आप ड्रायर की बात कर रहे हो जो वॉशिंग मशीन में यूज़ होता है, तो उसमें क्या होता है कि कपड़े जो होते हैं ना वो एकदम साइड पे चले जाते हैं, ठीक है। वो भी एक्चुअली क्या है, एक सेंट्री फ्यूगल की बात है, ठीक है, सेंट्री फ्यूगल फोर्स की बात है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स में हमारे पास क्या है, जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लो। इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, अपने यहाँ पे न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। तो वो जो खींच उन दोनों के बीच में जो फोर्स रहती है वो, ताकि
पास में रहें उन दोनों के बीच में एक सेंट्रीपिटल फोर्स रहती है, वो सेंटर की तरफ खिंचाव रखती है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और दूसरी एग्जाम्पल की बात करूंगा मैं, तो अर्थ की बात करूं तो अर्थ तो और जो सन है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट वो आपस में मतलब एक पाथ में चल रहे हैं, ठीक है, एक पाथ में सर्कुलर पाथ में चल रहे हैं, तो उनके बीच में भी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, तो ये था सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का थोड़ा हम जानने की कोशिश की। उसके बाद हम अगर बात करें बैंकिंग ऑफ रोड्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या होता है कि अगर आप जब भी किसी मोड़ पे देखोगे, ठीक है, किसी भी टर्न पे अगर आप बात करो, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो साइड वाला पोर्शन होता है ना, जो पेरीफेरी पे होता है, ठीक है, मान लो ये टर्न है और ये इसका सेंटर है कहीं, तो इसका जो साइड वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन होगा ना, ये लिटिल बिट टिल्टेड होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ उठाया होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे ना, जो अगर आप ज़्यादा एक्सेलरेशन दोगे गाड़ी की, तो क्या होगा कि उसके चांसेस रहते हैं कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होगी उस पर, कौन सी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो बाहर को जा सकती है गाड़ी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, इसको बैंकिंग की जाती है, ताकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, सेंट्रीपिटल जो फोर्स रहेगी वो जो है वो मेंटेन रहे, और जो गाड़ी है वो इस ट्रैक को ना छोड़े, ठीक है, इवन दो अगर आप उसकी स्पीड ज़्यादा बढ़ा दो, ठीक है, तो इसलिए इसको एक टिल्ट किया जाता है ताकि एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम बात करें, तो इसकी डेफिनेशन के हिसाब से हमारे पास कोई एन ऑब्जेक्ट जो कि फ्लाइट में है मतलब इज इन एयर, ठीक है, तो वहाँ पे जब हम उसको थ्रो करेंगे, आफ्टर बीइंग थ्रोन, ठीक है, बस ये याद रखना है कि एंगल जो होता है 90 डिग्री नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, एंगल कौन सा, जैसे ये ऑब्जेक्ट मैंने थ्रो किया और ये जो यहाँ से ये मैंने थ्रो किया ना, ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो गया, देखो जो भी ये थ्रो किया जाएगा उसमें क्या, जैसे इसके एग्जांपल देख लें कौन कौन ये फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्रिकेट बॉल जब हम उसको फेंकते हैं, ठीक है, हवा में, ठीक है, या फिर बास्केटबॉल, ठीक है, कोई भी चीज़, ठीक है, जो हम उसको फेंकते हैं हवा में, ठीक है, जहाँ फुटबॉल जो भी है, ठीक है, तो अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो ये मोशन बाकी मोशन से डिफरेंट क्यों है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन जब हमने बाकी सब डिफरेंट क्लासेस पढ़ी थी, तो इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझना। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो ये टू डायमेंशनल मोशन है, क्या है, टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट होता है, एक वाई कंपोनेंट होता है। ठीक है ना, तो अब देखो इसमें क्या है कि जैसे ये हमारे पास पाथ इस तरह से है, तो एक कंपोनेंट इसमें क्या होगा, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट होगा। एक्स कंपोनेंट को अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये जो है यू करके इसकी वेलोसिटी है, तो इस पॉइंट का, इनिशियल पॉइंट का, तो हमारे पास इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, एक्स कंपोनेंट हो जाएगा यू कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट हो जाएगा यू साइन थीटा। ठीक है, तो दो कंपोनेंट आ गए। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट है इसको बोल सकते हैं हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ओके, और इसको बोलेंगे हम वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो जो ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल है, ठीक है, हॉरिजेंटल क्या है कि हॉरिजेंटल में हमारे पास क्या दिख रहा है, एक ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी, ठीक है, एक फोर्स एक्ट कर रही होगी नीचे की तरफ, जो कि इसको नीचे को खींच रही है। ठीक है, अगर हम बॉल ऊपर को फेंक रहे हैं तो विद टाइम जो होती है वो नीचे फॉल कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें हॉरिजेंटल कंपोनेंट पे, तो क्या उस पर कोई फोर्स एक्ट कर रही है हॉरिजेंटल कंपोनेंट, कोई इसमें इस तरफ को कोई चीज़ खींच रही है कि इसको, नहीं, तो नहीं खींच रही है। तो हमारे पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट पे क्या होगा, हमारे पास जो जो इसका कंपोनेंट ऑफ मोशन होगा वो सेम होगा, सेम थ्रू आउट। ठीक है, तो ये सेम थ्रू आउट मतलब कि जो ये म्यू कॉस थीटा था, ये फॉर एवर म्यू कॉस थीटा ही रहेगा। ठीक है, थ्रू आउट द पाथ। ठीक है, तो हमारे पास इसमें हमारे पास क्योंकि कोई नो एक्सेलरेशन है, ठीक है, नो एक्सेलरेशन, और ये जो होगा वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये विद टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि इस पर प्लस जी एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इतनी सी बात समझ आई। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हम क्या करेंगे, इसमें इसको फर्दर स्टडी करेंगे, तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें हमें इसमें से निकालने की ज़रूरत है।
पहली चीज़ हम डायग्राम को थोड़ा और अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम माने कि ये हमारे पास पाथ है, ठीक है, टोटल पाथ, ठीक है। तो ठीक है, तो ये u है, u मतलब वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी कंपोनेंट, वेलोसिटी u रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे वेलोसिटी को, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए इसमें। सबसे पहली चीज़ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है कि हमारे पास पता लगाना कि जब ये पाथ मोशन है तो उस टाइम पे हमारे पास जो मैक्सिमम जो हाइट होगी ना वो कितनी होगी, ठीक है, उसकी किसके जो जो इस मोशन के द्वारा ऑब्जेक्ट कवर करेगा मैक्सिमम हाइट। और उसके बाद हमारे पास अलग जो चीज़ें हैं वो, ओके। तो मैक्सिमम हाइट हम कैसे पता करेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम हमने जब हम कर रहे थे उसमें हमने हाइट निकाली थी ना मोशन की, तो उसमें हमने निकाला था कि अब हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट की। तो मैक्सिमम हाइट जो है हमारे पास वो हमने अभी पीछे ही किया था मोशन अंडर ग्रेविटी। तो वहाँ पे हमने पता लगाया था कि मैक्सिमम हाइट जो होती है वो किसके इक्विवेलेंट होती है, यू स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है, 2g, ठीक है। तो यहाँ पे यू स्क्वायर अपॉन 2g जो है हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके हमने निकाला था, ठीक है। तो ये अगर मैं मान लूँ कि ये पाथ फॉलो हो रहा है एक मोशन में, तो यहाँ पे मुझे अगर मैक्सिमम हाइट निकालनी होगी तो इसमें मैंने सिर्फ एक ही कंपोनेंट, ये जो था ये जो हाइट थी ये हमारे पास 2D के लिए नहीं थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे 2D की। तो हमारे पास जो हाइट है वो कहाँ से दिखेगी हमें, अगर हम किसी इस तरह का, ये वाई डायरेक्शन में है, ये एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये डायरेक्शंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें जो हाइट है वो जो सामने से दिखेगी, ठीक है, फ्रंट व्यू से हमें क्या दिख जाएगी, हाइट दिखेगी, ठीक है, हाइट, ठीक है। तो फिर ये कितनी हमारे पास यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो यू स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, तो इसका ऐसा कंपोनेंट आएगा जो मतलब वाई डायरेक्शन में होगा। तो मतलब मुझे कौन सा कंपोनेंट चाहिए हाइट का, इसका वेलोसिटी का वी वाई, ठीक है। वी वाई कंपोनेंट कैसे निकालूंगा अब मैं, देखो जहाँ पे मुझे क्या होगा, वी वाई कंपोनेंट कौन सा होगा, वी साइन थीटा। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ से आई, ये आपके माइंड में चल रहा होगा अभी तक। तो अभी हम इसको देख लेते हैं अच्छे से एक बार। तो मान लो आपके पास एक ट्राइंगल है, यहाँ पे थीटा एंगल है, और ये जो वैल्यू है ये यू है, और ये जो वैल्यू है ये यू एक्स है, और ये वैल्यू यू वाई है, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको यहाँ से ड्रॉ करके इसको ज्वाइन करने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू एक्स है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा, यू वाई, ठीक है। ये यू वाई है पूरा यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो इसमें मुझे क्या करना है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड दिस u, क्योंकि u मुझे नोन है, ठीक है, u मुझे पता है, इसका ये कंपोनेंट्स नहीं पता। तो मैं क्या करूँगा, u y को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ये क्या है, अगर मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से देखूँ तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, यू वाई अपॉन यू, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरे पास, यू वाई कितना हो गया, यू साइन थीटा, ठीक है। तो वहीं पे अगर मैं दूसरा यू एक्स की बात करूँ तो ये कैसे निकल जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कॉस थीटा इक्वल्स टू यू एक्स अपॉन यू। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, यू एक्स इक्वल्स टू यूज कॉस थीटा। तो यही है वो दोनों कंपोनेंट्स, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मेरे पास ये जो हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट कौन सा है, यू कॉस थीटा, वर्टिकल में यू साइन थीटा, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट मेरे पास जो है ये है एज पर जो हमने पहले किया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे यू को रिप्लेस करना पड़ेगा हमें, किससे, यू वाई से। क्यों, क्योंकि अगर मुझे हाइट देखनी है तो वो मुझे सामने से दिखेगी, किसी भी मोशन की हाइट कितनी है, ठीक है। तो वो मेरे को इसको रिप्लेस करके क्या करना पड़ेगा, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस जी, ठीक है। तो ये हाइट हो जाएगी प्रोजेक्टाइल मोशन में, जो सबसे मैक्सिमम हाइट जो अचीव कर पाएंगे वो ये हाइट होगी, ठीक है। तो अब सेकंड चीज जो हम इसमें देखेंगे वो देखेंगे हम कि जो टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, क्या देखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है हमारे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट इज कि कितना टाइम जो है हमारा ऑब्जेक्ट जो है उस
पाथ को फॉलो करने के लिए लगा रहा है। पूरा जो भी पाथ है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये पूरा पाथ फॉलो करने में कितना टाइम हमारे पास लगा रहा है। तो आपने पीछे इक्वेशंस को यूज़ करके, इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ करके हमने क्या किया था कि हमने देखा था टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, उन डाउनवर्ड और अपवर्ड के लिए, ठीक है। तो ये जो है ये मोशन एक तरीके का अपवर्ड है, अपवर्ड के बाद पूरा नीचे भी आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, डिसेंट और एसेंट पूरा आएगा दोनों, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g, ठीक है। बट अब हमें देखना पड़ेगा कि u का कौन सा कंपोनेंट लेना है, ठीक है। तो u का कंपोनेंट कौन सा लेंगे, अब मुझे अब बताओ कि टाइम मुझे देखना होगा तो मैं कौन सा कंपोनेंट लूँगा। टाइम को देखना होगा तो मुझे कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, हाँ वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये है 2u sin θ/g, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो ये दो चीज़ें अभी तक हमारे पास आई हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट में क्या है मेरे पास, थर्ड पॉइंट है मेरे पास कि फ्लाइट का डिस्टेंस कितना था। फ्लाइट डिस्टेंस मतलब कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी पाथ मैंने ट्रैवल किया है उसका डिस्टेंस कितना कवर किया है ऑब्जेक्ट ने, उसमें डिस्टेंस कितना कवर किया है ऑब्जेक्ट में। और इसी फ्लाइट डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो अब देखो डिस्टेंस निकालना हो तो आपको सिंपल पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी कौन सी लेनी पड़ेगी अब मुझे, देखो डिस्टेंस कौन सा देखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, तो मुझे हॉरिजेंटल डिस्टेंस देखना है एक्चुअली, ठीक है। तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस देखना है मुझे, अगर मुझे हॉरिजेंटल डिस्टेंस देखना है तो मुझे हॉरिजेंटल स्पीड का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। स्पीड या डिस्टेंस का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। तो डिस्टेंस का कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा मुझे, अगर मुझे फ्लाइट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देखना है, ठीक है। एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट की ही बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हम मोस्टली डिस्प्लेसमेंट को ही मेजर करते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली दे लेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, वी वेक्टर इंटू क्रॉस, तो v का कौन सा कंपोनेंट ले लेंगे हम यहाँ पे, u का कौन सा कंपोनेंट ले लेंगे, u cos थीटा इंटू t जो है ना ये t एक्चुअली दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना 2u sin थीटा अपॉन g, ओके। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2 cos थीटा sin थीटा u स्केयर अपॉन g, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना 2 cos थीटा sin थीटा, ये अगर आपको याद होगा तो एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में sin a प्लस बी, ठीक है। उसका क्या होता है sin a cos b प्लस sin b cos a, ठीक है। तो आप अगर इसको इसमें अगर दोनों थीटा थीटा डाल दोगे ना तो क्या रहेगा sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, ओके। तो मतलब मैं 2 sin थीटा cos थीटा या 2 cos थीटा sin थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 2 थीटा, ठीक है। तो मैं यही चीज यहाँ लिख दूंगा u स्केयर इंटू sin 2 थीटा अपॉन g, ओके। तो अभी हमने जो भी फॉर्मूले पीछे पढ़े ना तो उनको थोड़ा सा एक और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और थोड़ा मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी अगर मैं एक पर्टिकुलर टाइम t पे बात करूं तो मेरे पास क्या होगा कि vx मतलब कि ये x है और ये y है, ठीक है। तो vx कंपोनेंट क्या होगा, मैंने जैसे बताया था आपको कि वहाँ पे u ले रहे थे, यहाँ पे v ले रहे हैं, p नॉट cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये x कंपोनेंट हो जाएगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट है। वर्टिकल कंपोनेंट में क्या होता है हमारे पास, विद टाइम जो होता है, विद टाइम वेलोसिटी डिक्रीज करती है, ठीक है। तो वेलोसिटी डिक्रीज कितने से करेगी, माइनस gt से करेगी। माइनस gt कहाँ से आया, देखो g क्या है, g इज व्हाट, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होती है हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब मुझे अगर वेलोसिटी पता करनी है तो मैं क्या करूँगा, डेल v इक्वल्स टू क्या बोल दूंगा, a इंटू टी, या ए की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, जी इंटू टी, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है जी इंटू टी, और जी जो होती है ये जहाँ पे डाउनवर्ड्स जो खींच रही है उसको, तो ये माइनस करना है हमें कंपोनेंट, ठीक है। तो ये वही माइनस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वी नॉट साइन थीटा माइनस
माइनस जी टी। ठीक है, तो याद आपको रखना है, इसको थोड़ा बहुत कोशिश करनी है, नहीं तो यहाँ तक तो याद होना चाहिए कि ये क्या होता है, वी नॉट साइन टी। ठीक है, ठीक है, वी नॉट साइन टी और ये वी नॉट कॉस टी। ठीक है, तो नॉट का मतलब एक्चुअली क्या होता है कि फर्स्ट पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पे। ठीक है, अब पोजीशन एट टाइम टी, पोजीशन की अगर बात करें तो हमारे पास एक्स की जो पोजीशन होगी वो क्या होगा, डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी इंटू टी। ओके, तो अगर एक्स डायरेक्शन में हम बात करेंगे तो वी नॉट कॉस थीटा, ये यहाँ पे कौन सा है, कॉस थीटा कंपोनेंट, और ऊपर वाली साइड कौन सा है हमारे पास, साइन थीटा कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई दो पोजीशन और वेलोसिटी के कंपोनेंट्स। ठीक है, इस हिसाब से। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ये इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो भी हम जो हमने पीछे पाथ देखा ना इसका, पैराबोलिक जिसकी इक्वेशन होती है, ये फाइनली इक्वेशन क्या है कि y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी की फॉर्म में ये इक्वेशन है। ठीक है, तो ये पैराबोलिक इक्वेशन होती है। ठीक है, तो ये जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन देखा ना, वो एक पैराबोला फॉर्म करता है। तो क्वेश्चन में कभी ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ पाथ विल बी फॉर्म्ड बाय द प्रोजेक्टाइल मोशन, तो पैराबोलिक पाथ होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट जो है हमें अटेन करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये हमने नहीं किया है सॉल्व। ठीक है, बट इसका जो है हमारे पास टी एम इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। तो ये कैसे आता है कि देख लो, जैसे हमारे पास जो हम बात कर रहे थे मोशन की, प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो वहाँ पे जो ये एच हाइट है, ठीक है, तो ये मैक्सिमम हाइट यहाँ पे है। ठीक है, तो इतने से में पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा है, टाइम ऑफ एसेंट। ओके, ठीक है, तो टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है हमारे पास, म्यू अपॉन जी। तो यहाँ पे टाइम के लिए पहले बोला था कि कौन सा कंपोनेंट लेना है, साइन कंपोनेंट लेना है, वर्टिकल कंपोनेंट लेना है, तो ये म्यू साइन थीटा अपॉन जी लिख सकता हूँ, वो ये है। ठीक है, म्यू यू 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 साइन थीटा अपॉन जी, तो ये यू है। ठीक है, तो यहाँ पे वी साइन थीटा अपॉन जी लिखा हुआ है। ठीक है, तो टाइम ऑफ लाइट क्या आएगा, 2 टाइम्स आएगा इसका। ठीक है, तो वही है टू यू साइन थीटा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल हमने अभी सॉल्व किया था। ठीक है, तो ये आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद हॉरिजेंटल रेंज, ठीक है, जो हमने देखी थी, हॉरिजेंटल रेंज जो थी हमारे पास, जिसको आर से डिनोट करते हैं, वो क्या है, वी नॉट स्केयर साइन टू थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 0 0 लिखा हुआ है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 0 मतलब वी नॉट, जो नॉट लिखा हुआ है इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूले जो मैंने पीछे लगाया वो याद रखने हैं। उसके बाद मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज, जो मैक्सिमम रेंज जो आ सकती है ना, अब देखो साइन जो है वो मैक्सिमम कब होता है, साइन मैक्सिमम होता है जब हमारे पास एंगल कितना होगा, साइन 90 डिग्री। ठीक है ना, ये आपने मैथ में अगर याद होगा आपको कि साइन का कर्व कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जो ये मैक्सिमम पॉइंट होता है वो कब आता है, जब एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 1 वैल्यू होती है इसकी, तो वो 90 डिग्री कब आएगा, मीन्स जब हम यहाँ पे 2 थीटा है ना, 2 थीटा में तो अगर मैं 45 कर दूँ थीटा, तो ये कितना टोटल कितना हो जाएगा, 90। तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। तो मैक्सिमम जो हमारे पास रेंज आ सकती है, हॉरिजेंटल रेंज आ सकती है, वो एंगल कितना होना चाहिए, 45। तो उस पर जो हमारे पास रेंज कितनी होगी, तो ये साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये वी स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो हमने कोशिश की है थोड़ी समझने की। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक है रिलेटिव मोशन, तो ये आपको एप्टी में भी आता है। ठीक है, एप्टीट्यूड में भी आता है बहुत बार। ठीक है, और इसमें क्या है हमारे पास कि रिलेटिव मोशन की कोई भी मोशन है, अगर हम वो मोशन में है कि नहीं कोई चीज़, तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं, किसी और चीज़ के रिस्पेक्ट में। जे का मतलब ही क्या है कि किसी के रिस्पेक्ट में बोलना। ठीक है, किसी के साथ रिलेट करके आपको कोई चीज़ बतानी है। अब जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक कार है। ठीक है, ये एक कार है और ये दूसरी कार है। ठीक है, ये आपस में सामने से आ रही है। ठीक है, एक दूसरे के सामने से आ रही है, तो हमारे पास क्या होगा कि जब हम इनकी टोटल स्पीड बोलेंगे ना, कि रिलेटिव स्पीड क्या है, ठीक है, दोनों की आपस में अगर रिलेट करूंगा तो कैसे क्या स्पीड है दोनों की, तो हमारे पास क्या होगा कि जो अपोजिट में है ना, जैसे एक को मैं मान लूंगा ये सही है। ठीक है, दूसरी जो है जो अपोजिट में होगी उसको नेगेटिव मान लूंगा। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में उसको पहले लिखेंगे 25 माइनस माइनस 35। ठीक है, तो ये आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या है, स्पीड ऑफ, मैं बोल दूंगा रिलेटिव स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट।
ये मैं बोल दूंगा कि रिलेटिव स्पीड ऑफ रेड कार विद रिस्पेक्ट टू द वाइट कार। ओके, तो ये मैं इस तरह से इसकी बात कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखो, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में पैरेलली चल रहे होंगे तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, मतलब वी ए अगर इसकी है, वी बी इसकी है, तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, वी ए माइनस वी बी। ओके, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि कोई आपस में, मतलब जैसे ये सामने वाला केस था, तो इसमें क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड वी ए प्लस वी बी। ओके, तो क्या आ जाएगा, वी ए प्लस वी बी। ओके, क्योंकि ये जो साइन जैसे हमने यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर दिया तो वैसे ही होगा, तो ये प्लस हो जाता है टोटल। ठीक है, तो ये सिर्फ ये याद रखना, इसमें क्या होता है हमारे पास। दैट्स इट। ओके, सो रिलेटिव वेलोसिटी हमने पढ़ लिया। ओके, मोशन जो है हमारे पास, अगर एक लिफ्ट की बात करें तो किस तरह से होगा उसमें, तो वो हम समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी किस तरह से मेजर किया जाता है। वो होता है हमारे पास m इंटू जी। ठीक है, जी यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो इसके लिए हम एज्यूम कर लेंगे एक लिफ्ट है हमारे पास और उसमें एक बंदा खड़ा है। ठीक है, ठीक है, तो वो क्या है, वो किस तरह से क्या क्या कंडीशंस में किस तरह के काम करेगा, किस तरह से उसका वेट जो है वो चेंज होगा। जो चेंज वेट होगा उसको हम बोलेंगे एपरेंट वेट। ठीक है, एज पर द कंडीशन जो हमारे पास हम देंगे उसके हिसाब से जो वेट में चेंजेस आ रही हैं और वो वेट कितना रह रहा है उसको हम एपरेंट वेट बोलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, जिसमें हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी रखेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इसमें एक्सेलरेशन क्या है, हमारे पास जीरो है, और हम चाहे हम लिफ्ट को अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड मूव करा रहे हैं, बट हमारे पास वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो अपरेंट वेट होगा ना, ठीक है, अपरेंट वेट जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, जो एक्चुअल वेट है बॉडी का वही रहेगा। ठीक है, तो एक्चुअल वेट जो बॉडी का होगा वही रहेगा, जो कि हमारे पास क्या होगा, m इंटू जी। ठीक है, तो सेकंड जो केस रहेगा इसमें, उसमें क्या होगा कि अगर मान लो कि मैं लिफ्ट को एसेलेरेट कर रहा हूँ। ठीक है, लिफ्ट इज एसेलेरेटेड। ओके, लिफ्ट इज एसेलेरेटेड मतलब कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है हमारे पास। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे जो अपरेंट वेट होगा, ठीक है, और ये मैं बोल रहा हूँ कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, ये क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, और इसमें मेरे पास जो अपरेंट वेट बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास W प्लस, इसको मैं एक्चुअल वेट जो है उसको मैं W से डिनोट कर रहा हूँ, और एपरेंट वेट जो है W डैश से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं पे भी W डैश दिखेगा तो उसको एपरेंट वेट बोलूंगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एपरेंट वेट होगा वो होगा W प्लस एफ नॉट। ठीक है, तो ये जो एफ नॉट है ये एक्चुअली किसकी वजह से होगा, जो मैं उसमें एसिलेशन प्रोड्यूस कर रहा हूँ। क्यों, देखो, अब मैं कोई भी एसिलेशन प्रोड्यूस करूंगा तो कैसे प्रोड्यूस करूंगा, जब मैं उस पर कुछ फोर्स लगाऊंगा, और ये जो वेट होती है ना, ये भी एक फोर्स ही होती है, m इंटू जी। तो ये जो अब एसिलेशन की वजह से जो फोर्स उसमें एडिशन हुआ है वो कितना होगा, w को मैं लिख सकता हूँ m इंटू जी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, m इंटू जी प्लस जो एफ नॉट होगा, ये क्या है, ये एक्चुअली किसकी वजह से, मास जो ऑब्जेक्ट का है। ठीक है, प्लस इंटू जो एसिलेशन जो मैं दे रहा हूँ उसको। ठीक है, अपवर्ड में। ठीक है, तो अब इसकी अगर मैं टोटल इक्वेशन लिखना चाहूँ, m इंटू जी प्लस ए। ठीक है, ओके, तो दो केसेस हमने पढ़ लिए, तो इसमें देखना कि थर्ड केस में क्या होगा कि अगर मैं किसी लिफ्ट को क्या कर रहा हूँ, एसेलेरेट कर रहा हूँ, कहाँ पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो पहले हमने अपवर्ड देखा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखा, और जो एसेलेरेशन है वो क्या है हमारे पास, लेस देन क्या है, जी। ठीक है, ग्रेविटी, जो एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उससे कम है। ठीक है, उतनी एसेलेरेशन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा मेरे पास, अपरेंट वेट जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, वो एक्चुअल वेट प्लस उसके बाद एक्चुअल वेट प्लस एफ नॉट। ठीक है, तो इसमें जो एफ नॉट होगा ना वो क्या होगा, वो आ जाएगा माइनस एम इंटू ए। ठीक है, तो माइनस एम इंटू ए, और इसी को मैं लिख सकता हूँ एम इंटू जी माइनस ए। ठीक है, तो अपरेंट वेट किस तरह से चेंज हुआ ये हमने देखा। ठीक है, और अगर हम फोर्थ केस की बात करें तो इसमें अगर मेरे पास लिफ्ट है उसको मैं एसिलेट कर रहा हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही कर रहा हूँ, और मेरे पास जो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम है एज कम्पेयर टू द एसिलेशन विच आई एम प्रोवाइडिंग इट डाउनवर्ड्स, तो हमारे पास जो अपरेंट वेट हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए इक्वल्स टू एम इंटू जी माइनस ए। इसमें बट ये चीज़ होगी कि जो हमारे पास ये ए होगा ये ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जी, तो हमारे पास ओवरऑल जो वैल्यू होगी ना अपरेंट वेट की वो नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो वेट इस केस में दिखेगा ना
वो क्या दिखेगा, नेगेटिव दिखेगा। नेगेटिव कब दिखेगा, जब हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगी और जो हमारे पास डायरेक्शन होगी ना लिफ्ट की, वो डाउनवर्ड्स जो एक्सेलरेट कर रहा होगा, ठीक है। वहीं पे अगर मैं अपवर्ड की बात करूँ तो उसमें हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, अपरेंट वेट, बट वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द एक्चुअल वेट। और जो डाउनवर्ड जब मैं जाऊँगा तो इसे मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, ठीक है, 2 पॉइंट में, कि जब भी मैं डाउनवर्ड की तरफ जा रहा हूँगा तो मेरे पास एपरेंट वेट जो होगा ना, वो क्या होगा, लेस होगा एज कम्पेयर टू ओरिजिनल वेट, ठीक है। ठीक है, तो ओरिजिनल वेट से कम दिखेगा। बट अगर मैं लिफ्ट जो होगी मेरे पास ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही होगी, तो मेरे पास क्या होगा, जो उसका एक्चुअल वेट होगा ना, ठीक है, एक्चुअल वेट से ज़्यादा होगा मेरे पास क्या, एपरेंट वेट, ठीक है। एपरेंट वेट जो होगा मेरे पास, वो एक्चुअल वेट से ज़्यादा होगा कब, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही होगी, ठीक है। तो आई होप कि मोशन इन लिफ्ट आपको थोड़ा बहुत वेट किस तरह से चेंज होता है उसमें, एपरेंट वेट, तो वो हमने थोड़ा बहुत समझा होगा, ठीक है।